गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान अध्ययन की जो हमारी बुक है कक्षा 7, इसके लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कक्षा 6 के ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, साथ में एक बैच और मैंने स्टार्ट कर रखा है, रीड टारगेट बैच। देखिए, उसमें मैं कक्षा 6 को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट मैटर है क्लास 6 का, वो बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, और साथ ही उनसे बनने वाले MCQs क्वेश्चंस को भी करवा रहा हूँ, जो आपको शाम को 6 बजे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, उसके 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आज 3rd लेक्चर डलेगा उसका। तो देखिए, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। ये चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 6 तक मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं ऑलरेडी। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए, जो आपके रीट 2022 एग्ज़ाम में लगेगा, जो रीट मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके टॉपिक दे रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये सभी टॉपिक्स को हम संक्षेप में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो समय ना गवाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 7, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब देखिए, चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। अब देखिए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन कई बार लाइंस आ जाती हैं काम की, तो इसलिए इसको भी नहीं छोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ठीक है, ये अभी तक चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि हमें जो जिस समय देश में आज़ादी की लहर चल रही थी, उस समय राजस्थान में क्या हो रहा था। ठीक है, ये इन लाइन्स में बताया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और प्रमुख जननायक कह सकते हैं, या फिर प्रमुख व्यक्तित्व, ये चारों टॉपिक आपके रीट 2022 जो राजस्थान जीके का सिलेबस है उसमें लगे हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अब देखिए, जब अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ तो उस समय क्या क्या बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव तो यही हुआ कि अंग्रेज़ों ने नगद लगान लेना शुरू किया। अब राजा तो लगान देगा नहीं, राजा किससे दिलवाएगा लगान, कहने का मतलब देगा तो राजा ही, लेकिन उसे वसूलेगा किससे, जागीरदारों से। जागीरदार किससे वसूलेंगे, उसे किसानों से वसूलेंगे। तो ये प्रमुख बदलाव देखने के लिए मिलता है हमें जब अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट हुआ, जब अंग्रेज़ों से संधि की राजस्थान के राजा महाराजाओं ने, तो सबसे पहले प्रमुख बदलाव यही देखने के लिए मिला, और आगे जाकर इसी बदलाव की वजह से आंदोलन शुरू हुए राजस्थान के अंदर। ठीक है, अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यहाँ बाहर भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। अब देखिए,
मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में ही कि इन बढ़ी हुई राशियों के कारण ही जो किसानों पर ये आर्थिक बोझ बढ़ा बाद में, अंग्रेजों से संधि के बाद में, इसी की वजह से बाद में क्या हुआ कि किसानों ने विरोध किए। और विरोध कहाँ कहाँ पे किए, देखिए सबसे पहले जो आंदोलन आंदोलन हम पढ़ते हैं वो है बिजोलिया आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ऐसा होता ही नहीं है कि कभी इससे क्वेश्चन नहीं उठाता, ठीक है। बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, इनसे क्वेश्चन आपके 100% उठाता है। तो सबसे पहले है बिजोलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता ये थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतः अहिंसात्मक रहा। अब देखिए राजस्थान का वह कौन सा किसान आंदोलन है जो पूर्णतः अहिंसात्मक है और सबसे ज़्यादा वर्षों तक चला? तो ये कौन सा है? बिजोलिया आंदोलन। तो आपको ध्यान रखनी है इसमें चीज़ें क्या कि ये 44 वर्षों तक चला है बिजोलिया आंदोलन, और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, ये पूर्णतः अहिंसात्मक था, ठीक है। बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। जो अभी ये बिजोलिया है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है उस समय, लेकिन उस समय जो ये बिजोलिया था ये मेवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त किया। देखिए किस जाति ने इस आंदोलन को शुरू किया? धाकड़ जाति के किसानों ने, ठीक है। यह 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। ये 3 चरण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, ठीक है। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणाओं से इसकी शिकायत की। अब देखिए जब 84 प्रकार की लाग बाग वसूली की जाने लगी, किससे? बिजोलिया के किसानों से, तो वहाँ के किसानों ने क्या इसका विरोध किया। और विरोध के रूप में प्रतिनिधि कौन थे? एक थे नानजी और एक थे ठाकरी पटेल। अब इन दोनों ने शिकायत किससे की? मेवाड़ के महाराणा से। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चंवरी कर लगा दिया। अब देखिए आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंवरी कर किसके द्वारा लगाया गया? राव कृष्ण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राव कृष्ण सिंह के द्वारा चंवरी कर लगाया गया। किसानों के विरोध के बाद चंवरी कर की लागत माफ कर दी गई एवं लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। अब देखिए जो राव कृष्ण सिंह थे इन्होंने कौन सा लगाया? चंवरी कर। कौन सा कर लगाया? चंवरी कर। इनके बाद में इनके पुत्र हुए पृथ्वी सिंह, और इन्होंने कौन सा कर लगाया? तलवारबंदी कर। अब देखिए बेसिकली तलवारबंदी कर क्या था कि जब नया जागीरदार बनता था तो उसके तलवार बांधी जाती थी, तो तलवार बांधने के रूप में एक शुल्क वसूला जाता था किसानों के द्वारा, ठीक है। और चंवरी कर क्या था कि किसान जब कन्या का विवाह करेंगे तो उस समय एक कर देना होगा, ठीक है। ये दोनों प्रकार के कर हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है चंवरी कर किसके द्वारा लगाया गया? राव कृष्ण सिंह के द्वारा। और तलवारबंदी कर किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी सिंह के द्वारा। अब बाद में विरोध होने के बाद में इन दोनों करों का विरोध हुआ, जिसमें से प्रथम बार जिसका विरोध हुआ वो कर कौन सा था? चंवरी कर। अब चंवरी कर में छूट दी गई, लगान में छूट दी गई बाद में, ठीक है, जब किसानों ने विरोध किया। और जो तलवारबंदी कर थी, इसका विरोध किसने किया था? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इनके नेतृत्व में किसानों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में
उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। अब देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उपरमाल पंच बोर्ड उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? पहली चीज किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1917 ईस्वी में। तो दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है, याद रखना है इन दोनों चीजों को। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश में तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। अब देखिए जो प्रमुख व्यक्तित्व है आपके टॉपिक लग रहा है उसमें पुरुष भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो पुरुषों को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ेंगे, सॉरी, विजय सिंह पथिक है, जैसे माणिक्यलाल वर्मा है, जमनालाल बजाज है, ये बहुत सारे हैं। लेकिन महिलाओं का भी इन आंदोलन में विशेष रूप से योगदान रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, चाहे प्रजामंडल हो, इन सभी में महिलाओं का योगदान भी रहा है। तो आपसे महिलाओं का योगदान भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी, इन सभी का संबंध किससे रहा है? बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मैनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। अब देखिए बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया या किससे आग्रह किया गया? पथिक से किया गया, ठीक है। और बेगू भी मेवाड़ का एक ठिकाना था। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसान एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए ये समझौता भी हुआ था राजा अनूप सिंह और किसानों के मध्य, लेकिन मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने इसे मानने से इनकार कर दिया कि हम ये समझौता बेगू के जो किसान हैं उनके साथ नहीं करेंगे। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी व कृपाजी दाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। अब देखिए जो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रंच था ये गोविंदपुरा में जब किसान एकत्रित हो रहे थे तो उन पर गोलियां चलाई और जो गांव थे उनको जलाने का आदेश दिया। अब इन्हीं सब में क्या हुआ कि रूपाजी और कृपाजी ये दो किसान थे जो इस बेगू किसान आंदोलन में शहीद हो गए। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपाजी व कृपाजी किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इस आंदोलन में ये दो किसान भाई शहीद हुए थे, रूपाजी व कृपाजी, ठीक है। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई व बेगार पर रोक लगाई गई। देखिए आप बेगार प्रथा भी पढ़ोगे। इस किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से फायदा ये हुआ कि जो 53 प्रकार की जो लागतें ली जा रही थी उस समय किसानों से, उनमें से 34 लागतें समाप्त कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनोराम, नामनारायण चौधरी एवं हरिभाई कंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लागबाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। अब देखिए आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक, जैसे बिजोलिया में पहले आंदोलन हुआ तो बिजोलिया में जब आंदोलन सफलतापूर्वक रहा तो बेगू के जो किसान थे उन्होंने भी आंदोलन शुरू किया। इसी प्रकार से बूंदी के किसानों ने भी आंदोलन किया। सभी में बस समस्या, किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्योंकि उनसे लागबाग कहो या कद कहो या इंग्लिश में उसे टैक्स कहते हैं,
टैक्स, ये बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था। टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ना इतनी पैदावार हो रही थी जो इतना ज़्यादा टैक्स दिया जाए। तो इसी के खिलाफ ये सारे आंदोलन हो रहे थे। अब देखिए, बूंदी का जो किसान आंदोलन है ये सन 1926 में शुरू हुआ। और बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित कौन कौन है? पंडित नैनूराम, नामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, इन तीनों के नेतृत्व में बूंदी किसान आंदोलन शुरू हुआ। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोलियां चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अब देखिए, बेगू में भी गोलियां चली और बूंदी में भी गोलियां चली। बेगू में कौन? कृपाजी, रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए, और बूंदी में कौन शहीद हुआ? नानक भील। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि नानक भील किस किसान आंदोलन से संबंधित है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांग स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अब देखिए, बाद में जैसे बेगू हुआ, चाहे बिजोलिया आंदोलन हुआ, चाहे बूंदी आंदोलन, बाद में सरकार को झुकना ही पड़ा है, ठीक है। सरकार झुकी और इनकी मांगों को स्वीकार किया गया। जो बूंदी के किसान आंदोलनकारी थे, इनकी जो मांगे थी उनको स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखिए, अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? नीमूचड़ा एक ठिकाना हुआ करता था उस समय। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। अब देखिए, अलवर में समस्या क्या थी? अलवर में समस्या यह थी कि 1921 में अलवर के किसानों ने सुअर मारने की अनुमति चाहिए। किससे? अलवर के राजा से। अलवर का राजा उस समय कौन था? महाराजा जयसिंह। देखिए, सुअर क्या कर रहे थे उस समय? फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ ही 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि, जो 1925 में अलवर के जो महाराजा थे जयसिंह, उनके द्वारा लगानों में टैक्स में वृद्धि की गई, टैक्स को इंक्रीज किया गया, जिसके खिलाफ जो किसान थे वो नीमूचना गांव में एक सभा का आयोजन कर रहे थे, ठीक है। सभा पर गोलियां चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जल कर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। अब देखिए, 1925 में ये घटना हुई थी। 1925 में ये घटना हुई थी, जिसे गांधी जी ने क्या कहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है, ठीक है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, जितने भी किसान आंदोलन हुए थे उन पर गोलियां तो चली थी। चाहे बेगू को देख लो आप, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है, इन सभी पर गोलियां चली। लेकिन यहाँ पर जो नीमूचना में हत्याकांड हुआ, ये कुछ ज़्यादा ही हुआ, जिसे उस समय गांधी जी ने किससे कंपेयर किया? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे कंपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीकर किसान आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे सीकर किसान आंदोलन के बारे में। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। जो सीकर है वो जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। अब ठाकुर कल्याण सिंह ने क्या किया कि जो पूर्व ठाकुर की मृत्यु हुई थी, मृत्यु पर खर्चा हुआ था, उसके लिए टैक्स को बढ़ा दिया गया। उसके लिए क्या किया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। वर्षा की कमी होने पर लगी लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। अब देखिए, वर्षा की कमी हो रही थी सीकर में उस समय। अब वर्षा की कमी हो रही थी तो वर्षा की कमी होने की वजह से पैदावार नहीं होगी, और पैदावार नहीं होगी तो किसान टैक्स कहाँ से देंगे? लेकिन फिर भी जो राजा था उसने जो लगान थे
उसको कम नहीं किया, और उसको कम ना करने की वजह से ही किसानों ने इसका विरोध किया। ठीक है, ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। तो कौन सा आंदोलन था? सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। अब देखिए, जो भी आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता हैं उनको आपको याद रखना है। किसान जो सीकर किसान आंदोलन है, इससे जुड़े हुए कौन थे? सरदार हरलाल सिंह थे, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। अब देखिए, चिड़ावा में जो मास्टर कालीचरण थे, इन्होंने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालसर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदारों ने किसानों से मालासर के ठिकानेदारों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोड ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद हो पाया। देखिए, ये जो आंदोलन हुआ था, इसमें भी गोलियां चली। किसके लिए? वही चीज़ है, टैक्स। आप जब राजा मनमर्जी से टैक्स लगाने लगे तो किसानों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन यह किसान आंदोलन, इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। हाँ, आज़ादी के बाद इसका समाधान हो सका। ठीक है, अब देखिए, कुछ अन्य किसान आंदोलन है। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकादार के पास गए तो उसने बंदूक, तलवार, भाले चलाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। तो हमने संक्षेप में किसान आंदोलन को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जनजाति आंदोलन। अब जनजाति आंदोलन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक भील आंदोलन और दूसरा है मीणा जनजाति आंदोलन। ये दो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, भील आंदोलन, देखिए, भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब देखिए, भील आंदोलन की शुरुआत किसने की? गोविंद गुरु ने की। किसके लिए? भीलों में जागृति, भीलों में जागरूक, कि भीलों जागरूक हो, इसी वजह से ये भील आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। अब संप सभा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। अब देखिए, अनुचित लागतें, जो फालतू के टैक्स लिए जा रहे थे, इन टैक्सों को न देने के लिए ही भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। घटना स्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। अब देखिए, जो भील आंदोलन है, इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगत आंदोलन। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना है। ठीक है, जब 1913 में संप सभा का एक अधिवेशन चल रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया कि चारों ओर से पहाड़ी को घेरा और फिर गोलियां दागनी शुरू की, जिसमें हजारों आदिवासी लोग थे वो मारे गए। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातकुंडिया में तेजावत ने किसान व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन की गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए, इस आंदोलन में हम दो आंदोलन को पढ़ते हैं।
एक हम भगत आंदोलन और दूसरा एक ही आंदोलन। जो भील जनजाति थी, इसमें दो आंदोलन चले थे, एक भगत और एक ही। तो भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? वो किया था गोविंद गिरी ने। लेकिन एक ही आंदोलन किसने शुरू किया था? मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत ने इसकी शुरुआत कहाँ से की? चित्तौड़गढ़ के मातकुंडिया गांव से। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए और तथा महाराणा 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ पुकार कहा गया। क्या कहा गया? मेवाड़ पुकार। अब देखिए, मेवाड़ पुकार जो मांग पत्र है ये किस जनजातीय आंदोलन द्वारा दिया गया? तो कौन सा था वो? एक ही आंदोलन। ठीक है, महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों का संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या तथा हरदेव जोशी को भी जाता है। अब देखिए, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो भील जनजाति निवास करती थी, इसको संगठित किसने किया? भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी ने। अब देखिए, इस समय क्या हुआ था कि जो मेवाड़ की पुकार ये मांग पत्र है, इसमें 21 मांगे थी। अब 21 मांगों में से 8 मांगे तत्काल रूप से मान ली गई। क्यों मान ली गई? क्योंकि रीज़न ये था कि राजा ने सोचा कि इतने सारे किसान आंदोलन हो चुके हैं, इसमें ये घटनाएं हुई हैं, तो उससे बेटर है कि इन मांगों को मान ही लिया जाए। नेक्स्ट देखिए, मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते हुए बदले में गांव वालों से चौथा वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। अब देखिए, जो ये मीणा जनजाति थी, इसके ऊपर एक अलग ही अत्याचार हो रहा था। अत्याचार क्या हो रहा था कि अंग्रेजी शासन ने क्या किया कि जो भी चोरी वगैरह होती थी, जो भी चोरियां होती थी, उसको किसके ऊपर थोप दिया? मीणाओं के ऊपर थोप दिया। तो इसका जो मीणा जनजाति है, इसने विरोध किया। ठीक है, हाँ देखिए, सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जनजाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। अब देखिए कैसे कैसे जुल्म हुए उस समय अंग्रेजों द्वारा कि जो 12 वर्ष से अधिक आयु के थे, उनको डेली जाकर थाने में उपस्थिति देनी होती थी। ठीक है, इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां जरायम पेशा जैसे ठाकुर किसान जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा, अब देखिए ये कानून था जरायम पेशा, इस कानून का नाम दिया गया था जरायम पेशा। इस कानून के तहत क्या था कि 12 वर्ष से अधिक जो मीणा हैं, जो 12 वर्ष से अधिक हैं, उनको डेली आकर थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। और इस कानून का विरोध किसने किया? मीणा जनजाति ने विरोध किया और यह आंदोलन इसी वजह से चला। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रजामंडल के बारे में, जिसमें हम देखिए मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़, बीकानेर, कोटा, इन सभी प्रजामंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तब देखिए प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। जो प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन को दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया गया। अब देखिए उस समय जो आज़ादी की एक लहर चल रही थी, तो अलग अलग तरीके पे सोची गई अंग्रेजों को झुकाने के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये कहा कि अच्छा होगा कि आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्थानीय लोग हैं वही आगे जाके आए, उनमें से ही कोई नेता बने और
वो ही आगे इस आंदोलन में भाग ले। तो ऐसे रूप में प्रजामंडलों का गठन हुआ अलग अलग रियासत में। अब सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं मारवाड़ प्रजामंडल को। मारवाड़ प्रजामंडल, जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए डेट भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास ने। कहाँ की? जोधपुर में। और कब की? 1934 में। ठीक है, ये तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहा कि इसके अध्यक्ष कौन रहे? भंवरलाल सराफ। प्रजामंडल को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ के लोक परिषद का गठन हुआ। अब देखिए मारवाड़ लोक परिषद, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? तो गठन कब हुआ? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ? रणछोड़ दास गट्टारी, इसकी अध्यक्षता में इस सभा का गठन हुआ। ठीक है, इस परिषद का गठन हुआ, मारवाड़ लोक परिषद का। तो आपके लिए ये जो तीन लाइन है ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कपूरचंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब देखिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। किन के प्रयासों से? एक कपूरचंद पारगी है और एक है जमनालाल बजाज। इन दोनों के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। अब देखिए 1931 में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 1936 में दोबारा से इस प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चंद्रलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। अब देखिए इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि जब 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था तो उस समय गठन किसने किया था? कपूरचंद पाटनी व जमनालाल बजाज द्वारा। ठीक है, लेकिन जब 1936 में दोबारा पुनः प्रजामंडल की स्थापना हुई तो उस समय इसका नेतृत्व किसने किया? चंद्रलाल मिश्र ने। लेकिन 1938 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में जब पहला अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज ने की। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बाद में हीरालाल शास्त्री ने भी इसके इसके अध्यक्ष बने। तो जमनालाल बजाज के बाद इसके अध्यक्ष कौन बने? हीरालाल शास्त्री बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। तो जयपुर प्रजामंडल था, इसके द्वारा क्या मांग की गई? कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब देखिए मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है? बलवंत सिंह मेहता की। और कब हुई? 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने पर निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। अब देखिए जो मेवाड़ प्रजामंडल था इसका इसने क्या किया? मेवाड़ प्रजामंडल ने कि महाराणा ने जो अंग्रेजों से संबंध बना रखा था उसको तोड़ने पर काम किया, कि बार बार दबाव डाला कि आप महाराणा से क्या कहा कि आप अंग्रेजों से संबंध तोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। मदाराम वैद व लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो किन दोनों ने प्रजामंडल की स्थापना की? मदाराम वैद व लक्ष्मण दास स्वामी ने। कब की? 1936 में। 30 जून 1940 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। तो 30 जून 1940 को अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? रायसिंह नगर में बीकानेर प्रजामंडल का जो अधिवेशन था उसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोटा प्रजामंडल। अब हम पढ़ेंगे कोटा प्रजामंडल के बारे में। अभिन हरि, तन्मुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। जो पंडित नैनूराम थे, इन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब हाड़ौती आपको पता होगा, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों चीज़ आती थी और मेन उस समय कोटा और बूंदी इन दो को ही हाड़ौती में कंसिडर किया जाता था। ठीक है, कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। अब देखिए
किसके अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ है कोटा में? पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में। कब हुआ? 1939 ईस्वी में। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडल की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। अब देखिए, सभी प्रजामंडलों की मांग यही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, सभी प्रजामंडलों की मांग यही थी। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समांतर चलती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। तो आपको पता लग गया होगा कि जो प्रजामंडल अपने बने हैं अलग अलग, जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा, हाड़ौती, इन सभी प्रजामंडलों का एक ही मांग थी, एक ही कार्य था। क्या था कि आज़ादी में भाग लेना, जो आज़ादी का उस समय आंदोलन चल रहा था, और अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाना कि आप अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, प्रमुख जननायक। अब इन्हें हम प्रमुख जननायक या प्रमुख व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब ये कौन कौन थे देखिए, है तो बहुत, जो मुख्य हैं वो दे रखे हैं इसमें। पहला है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। देखिए, जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनका जन्म स्थान और कौन सी परिवार में उनका हुआ और उन्होंने क्या क्या कार्य किया, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो गोविंद गुरु है, इनका जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर राज्य में, और एक बंजारा परिवार में हुआ। ये दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, मांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का प्रयास किया। ये अभी हमने किसान जो जनजातीय आंदोलन है उसमें हमने देखा है कि इन्होंने आदिवासियों को संगठित करने का प्रयास किया था। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की। अब देखिए, आप दोबारा पढ़ रहे हो संप सभा को आप दोबारा पढ़ रहे हो। संप सभा की स्थापना कब की गई? 1903 में। किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु के द्वारा। ठीक है। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव गांव में स्कूल खोलने और बच्चों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। अब देखिए, पहले ही आपको जैसे बता चुका हूँ कि गोविंद गुरु का एक अच्छा योगदान रहा है भीलों में सुधार हेतु। ठीक है। तो जो भील जनजाति थी उनमें सुधार हेतु कि इन्होंने क्या बोला गोविंद गुरु ने, कि आप शराब छोड़ो, मांस, चोरी, लूटमार, इन सब चीज़ों को छोड़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। दोनों ही चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में। और जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। अब देखिए, जो अर्जुन लाल सेठी थे, इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना क्यों की? क्योंकि अलग अलग क्रांतिकारी इनको वहाँ पर, जो वर्धमान विद्यालय है, इसी से अलग अलग क्रांतिकारियों का जन्म हुआ है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। ठीक है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अब देखिए, केसी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से जुड़े रहे। केसी सिंह ने राजपूताने के जागीरदार और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्र संग्राम में इनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघराने पर उनका गहरा प्रभाव था। केसी सिंह बारठ ने चेतावनी द चुंगटिया नामक प्रसिद्ध शोट लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट केसी सिंह बारठ के बारे में क्या है कि केसी सिंह बारठ ने चेतावनी द चुंगटिया नामक शोट लिखे थे। किसके लिए? मेवाड़ महाराणा के लिए।
कि मेवाड़ महाराणा को ये याद दिलाने के लिए कि आपके कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है और आप क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि वो एक दिल्ली में एक आयोजन हो रहा था उस समय, उसमें जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा। तो उसमें वो नहीं गए और इस चेतावनी चुंगटिया को सुनकर वो वापस आ गए, ये सोरठे को सुनकर वो वापस आ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए हैं, केसी सिंह बारठ द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूप सिंह गुर्जर किसका नाम था, विजय सिंह पथिक का। तो वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोला किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अब देख लिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई, विजय सिंह पथिक द्वारा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए सेठ दामोदरदास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खलवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 के दिन उसके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खलवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई थी। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव डाली। अब देखिए 1857 क्रांति हुई थी, उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, एक तो राठी ने, गोपाल सिंह राठी ने, ठीक है, और एक भूप सिंह ने, क्योंकि इन दोनों को ही जिम्मेदारियां दी गई थी। ठीक है। तो राजस्थान की जो दो छावनियां थी, राजस्थान में अजमेर नशीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को दी गई थी। तो राजस्थान में 6 छावनियां हैं, उस समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, उसमें से नशीराबाद छावनी पर कब्जा करने के लिए किसे कहा गया, राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को कहा गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। हाँ जी, नेक्स्ट है अपना ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसी सिंह बारठ की छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। अब देखिए जो ये ठाकुर जोरावर सिंह थे, ये किसके छोटे भाई थे, केसी सिंह बारठ के, जिन्होंने किसकी रचना की थी, चेतावनी चुंगटिया की रचना की थी। ठीक है। और कुंवर प्रताप सिंह के ये चाचा थे। नेक्स्ट हम कुंवर प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इनके चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने क्या कार्य किया था, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था रासबिहारी बोस के साथ मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुंवर प्रताप सिंह, ये केसी सिंह बारठ के पुत्र थे। अब देखिए जो बारठ परिवार है, इन्होंने तो अपना पूरा ही परिवार आंदोलन के आंधी में झोंक दिया था, आंदोलन में शहीद हो गए थे इनका पूरा परिवार। देखिए केसी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ आपने पढ़ा, और केसी सिंह बारठ के पुत्र कुंवर सिंह प्रताप। ठीक है। इन्होंने रासबिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब इनके परिचित आसानाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढंग दसते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कटु संहिता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स
क्लेविटी में चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की आमुनिशिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्प आयु में ही शहीद हो गए। अब देखिए, कुंवर प्रताप सिंह को अरेस्ट करके कहाँ रखा गया था? बरेली जेल में, और इसी बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो गई। अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। ठीक है, अब ये सब ही हमने राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं इनके बारे में हम पढ़ लिया है, और जो भी चीज़ मैंने आपको इम्पोर्टेंट थी वो आपको बताती है आपके एग्जाम के संबंधित। अब देखिए, ये कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे बेगार। बेगार उस समय एक प्रथा थी। बिना मजदूर के बलपूर्वक कार्य करवाया जाने वाला काम। जो बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम, उसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हट। लाल बाग जागीरदार द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। चौधरी कर, जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिए जाने वाला कर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था चौधरी कर क्या है, और मैंने आपको तलवार बंदाई कर के बारे में भी अवगत करा दिया। ठीक है, अब देखिए, कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। चेतावनी या चुंगटिया नामक प्रसिद्ध शॉट है, लिखे थे। तो जो चेतावनी या चुंगटिया नामक प्रसिद्ध शॉट है, ये किसका द्वारा लिखे गए? आपने अच्छे से पढ़ा, केसरी सिंह बाढ़ द्वारा। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, राव सवाई केसरी सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। अब कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लागत ली जाती थी उस समय। ठीक है, राव जो सवाई केसरी सिंह के समय बिजोलिया से, अब आप यहाँ भी देख लीजिए एक बार कितने प्रकार की लागतें थी। ये देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस इसी प्रकार से मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए, जैसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है। मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, इनको सम्मिलित करना है कि इन जो प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना किस किसने की है। तो इन सभी को आपको सम्मिलित करना है, आप स्वयं करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आपको करने हैं। तो जो आज का लेक्चर है हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षिक सुधार। सामाजिक और शैक्षणिक सुधार है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, जो लेक्चर है उसमें ऐसे ही नहीं बनता लेक्चर, मेहनत लगती है, और आपसे ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही जो कक्षा 6 का लेक्चर है वो आपको शाम को 6 बजे के समथिंग मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।